हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित ऑब्जेक्ट 2, जिसका पहला प्रश्न है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन का मुख्य अंग कौन सा है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। तो इसका सही आंसर है पुष्प। सेकंड नंबर का प्रश्न है पुंकेसर का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तंतु, परागकोश, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो इसका सही आंसर है परागकोश। परागकोश सामान्यतः कितने कोष्ठों वाला होता है? तो इसका सही आंसर है 4। परागकोश की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। परागकणों को पोषण देने वाली परत क्या कहलाती है? तो इसे हम टेपिटम कहते हैं। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुंकेसर कहलाता है। परागकोश में परागण कण खालिस्तान द्वारा बनते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। परागकोश द्विखंडी होता है और प्रत्येक खंड में खालिस्तान कोष्ठ होते हैं तो 2 कोष्ठ होते हैं। परागकोश की सबसे आंतरिक परत टेपिटम कहलाती है। पुष्प का मादा जनन अंग अंडप या स्त्रीकेसर कहलाता है। सत्य असत्य से संबंधित क्वेश्चन है पुष्प केवल सौंदर्य के लिए होते हैं, असत्य। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग है, सत्य। परागकोश में 4 परागकोष्ठ होते हैं, सत्य। टेपिटम परागकणों का पोषण देता है, सत्य। अगला क्वेश्चन है पुष्पीय पादप में बीज अलैंगिक प्रजनन से बनते हैं तो यह असत्य है। अब मिलान कीजिए सही जोड़ी। पहला क्वेश्चन है पुंकेसर का सही आंसर है नर जनन अंग। दूसरा है परागकोश का सही आंसर है परागकण का निर्माण। टेपिटम का सही आंसर है पोषण देना। अंडप का आंसर है मादा जनन अंग। अगला क्वेश्चन है एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? तो अंडप। परागकोश का आधारभूत डंठल क्या कहलाता है? तंतु। परागकोश की संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? परागकोष्ठ। परागकोश की चारों कोष्ठों को अलग करने वाली संरचना संयोजी संरचना कहलाती है। पुष्पीय पादप में लैंगिक प्रजनन का अंतिम परिणाम क्या कहलाता है? तो बीज निर्माण कहलाता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है परागकोश की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है टेपिटम। टेपिटम का मुख्य कार्य क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है परागकणों को पोषण देना। अगला क्वेश्चन है परागकोश में परागकणों का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? तो इसे हम एक्साइन कहते हैं। परागकण की बाह्य भित्ति किस पदार्थ की बनी हुई होती है? तो इसे हम स्पोरोपोलिनिन कहते हैं। परागकोश सामान्यतः 4 कोष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। परागकण का जीवद्रव्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ होता है। परागकण में सामान्यतः 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन कोशिका व कायिक कोशिका। परागकण की आंतरिक भित्ति को हम एंटाइन कहते हैं। स्पोरोपोलिनिन अत्यधिक अपघटन रोधी पदार्थ है। सत्य असत्य में क्वेश्चन दिए हुए हैं। परागकणों की बाहरी भित्ति एंजाइमों से नष्ट हो सकती है, असत्य। परागकणों में एलर्जी उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सत्य। मधुमक्खी पराग एक पोषण उत्पाद है, सत्य। परागकण हमेशा बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं तो इसका आंसर है असत्य। गेहूं व चावल के परागकणों की जीवन क्षमता बहुत कम होती है, सत्य। हमारा अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी मिलाइए। पहला है एक्साइन का सही आंसर है स्पोरोपोलिनिन। दूसरा है इंटाइन का सही आंसर है आंतरिक भित्ति। तीसरा है टेपिटम का सही आंसर है पोषण। और चौथा है बीपोलन, इसका आंसर है स्वास्थ्य उत्पाद। एक शब्द एक पंक्ति के क्वेश्चन है, इस प्रकार है परागकोश में उपस्थित 4 कक्षों को क्या कहते हैं? तो परागकोष्ठ कहते हैं। परागकणों में एलर्जी उत्पन्न करने वाले रोग क्या कहलाता है?
परागज ज्वर कहलाता है। पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की तकनीक क्या कहलाती है? तो क्रायो संरक्षण कहलाती है। परागकण किस तापमान पर लंबे समय तक संरक्षित किए जाते हैं? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। पुष्प का स्त्री जनन अंग क्या कहलाता है? तो अंडक कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीजांड का वह भाग जहां भ्रूण कोश स्थित होता है यूरेसेलस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में भ्रूण कोश सामान्यतः कितना कोशिकीय होता है? तो इसका सही आंसर है 7 कोशिकीय। कभी कभी 8 कोशिकीय भी बुक में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। भ्रूण कोश में अंड कोशिका के साथ उपस्थित 2 सहायक कोशिका कौन सी है? तो ईश्वरजीड दिया है। भ्रूण कोश के चालाजीय सिरे पर कितनी कोशिकाएं होती है? तो इसका सही आंसर है 3 कोशिकाएं होती है। रिक्त स्थान भरिए। भ्रूण कोश का निर्माण खालिस्तान से होता है, कार्यशील गुरु बीजाणु से होता है। भ्रूण कोश में केंद्रीय कोशिका में खालिस्तान नाभिक होते हैं, 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। बीजांड का डंठल खालिस्तान कहलाता है, फ्यूनिकुलस कहलाता है। बीजांड द्वार के पास स्थित कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो स्नर्जिड कहलाता है। आवर्त बीजियों में भ्रूण कोश का विकास खालिस्तान प्रकार का होता है, मोनोस्पोरिक होता है। सत्य असत्य है, भ्रूण कोश 8 कोशिकीय होता है, तो असत्य है। केंद्रीय कोशिका में ध्रुवीय नाभिक पाए जाते हैं, तो सत्य है। स्वपरागण में परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो सत्य है। पर परागण आनुवंशिकीय विविधता को बढ़ाता है, तो सत्य है। वायु परागण वाले पुष्प भारी और चिपके परागकण बनाते हैं, तो असत्य है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी इस प्रकार आपकी दी हुई है। पहले का सही आंसर है अंड कोशिका के पास। सेकंड नंबर का सही आंसर है चालजीय सिरे पर। थर्ड नंबर का सही आंसर है हल्के परागण। और फोर्थ नंबर का सही आंसर है उसी पुष्प में। एक शब्द एक पंक्ति के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। भ्रूण कोश की सबसे बड़ी कोशिका केंद्रीय कोशिका कहलाती है। वायु परागण को क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं। जल परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। कीट परागण को क्या कहते हैं? तो एंटोमोफिली कहते हैं। पर परागण के लिए आवश्यक कारक क्या कहलाते हैं? तो परागण कारक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। वायु परागण वाले पौधों में परागकण सामान्यतः कैसे होते हैं? तो हल्के व सूखे होते हैं। कीट परागण में पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं? तो रंगीन व मधुर रस युक्त होते हैं। पराग वर्तिकाग्र अंतः क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो सही पराग की पहचान करना है। द्विगुणित निषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी में पाया जाता है। कीट द्वारा परागण को एंटोमोफिली कहते हैं। वायु परागण को एनीमोफिली कहा जाता है। परागकण का अंकुरन वर्तिकाग्र पर होता है। द्विगुणित निषेचन में एक युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है। द्वितीय नर युग्मन द्विध्रुवीय नाभिक से संयोग करता है। सत्य असत्य के क्वेश्चन है। जल परागण बहुत सामान्य प्रकार का परागण है, असत्य। वायु परागण वाले पुष्पों में मधुर रस नहीं पाया जाता है, सत्य। द्विगुणित निषेचन केवल आवृत बीजियों में होता है, सत्य। पराग नलिका वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है, सत्य। एंडोस्पर्म भ्रूण के पोषण का कार्य करता है, सत्य। अगला है सही जोड़ी मिलान कीजिए। एनीमोफिली वायु परागण, एंटोमोफिली कीट परागण, हाइड्रोफिली जल परागण और द्विगुणित निषेचन आवृत बीजी में होता है। एक शब्द एक पंक्ति के उत्तर है। परागकण से बनने वाली नलिका क्या कहलाती है? पराग नलिका कहलाती है। पराग नलिका किस संरचना के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करती है? बीजांड द्वार के माध्यम से। द्विगुणित निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? भ्रूण और एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या कहलाती है? त्रिगुणित कहलाती है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बीज में परिवर्तित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है? भ्रूण को पोषण देना।
एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? तो 3 गुणित होती है, त्रिगुणित होती है। निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदल जाता है? तो बीज में बदल जाता है। बीजावरण किससे बनता है? बीजांड आवरण से मिलकर बनता है। बिना निषेचन बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपोमिक्सिस कहलाती है। रिक्त स्थान भरिए। निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। भ्रूण में भ्रूणीय अक्ष के 2 सिरे मूलांकुर और प्रांकुर होते हैं। बीज के बाहर कठोर आवरण को बीजावरण कहते हैं। एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को बहुभ्रूणता कहते हैं। बीज की अस्थायी निष्क्रिय अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं। सत्य असत्य, सभी बीजों में एंडोस्पर्म पाया जाता है। असत्य। सेम और मटर गैर एंडोस्पर्मी बीज है। सत्य। आम में बहुभ्रूणता पाई जाती है। सत्य। अपोमिक्सिस से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से समान होती है। सत्य। फल का विकास अंडाशय से होता है। सत्य। मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाइए। मूलांकुर जड़ भाग है, प्रांकुर तना भाग है, एंडोस्पर्म पोषण प्रदान करता है, बहुभ्रूणता एक से अधिक भ्रूण होते हैं। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी सिरा प्रांकुर कहलाता है। भ्रूणीय अक्ष का निचला सिरा मूलांकुर कहलाता है। बीज का वह भाग जिससे नया पौधा बनता है भ्रूण कहलाता है। बीज के चारों ओर फल की भित्ति को फलावरण कहते हैं। अपोमिक्सिस का प्रमुख उपयोग किसमें होता है? तो संकर बीज उत्पाद में होता है। इस प्रकार पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सभी प्रकार के वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बन चुके हैं।